नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। संभल के विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए संभल की जो निचली अदालत है उसकी सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी और ये कह दिया दोनों पक्षों से कि वो शांति बनाए रखें और जो भी बात उन्हें करनी है वो जाएं और हाई कोर्ट में अपनी बातें रखें। तो सुप्रीम कोर्ट में जो निचली अदालत है यानी कि संभल की जिस अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर विष्णु जैन वहाँ गए और उन्होंने पूरा सर्वे किया, वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है। वो बंद लिफाफा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ही खुलेगा और इसकी जो तिथि है उसको आगे बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि एडवोकेट कमिश्नर द्वारा मस्जिद का जो भी सर्वेक्षण किया गया है उसकी रिपोर्ट को सील किया जाए। साथ ही निचली अदालत को इस मामले पर कोई भी अगली कार्रवाई करने से बाज आना चाहिए। 8 जनवरी 2025 तक वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने मामले में शांति और सामंजस्य बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि संबंधित पक्षों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने चाहिए, इसकी सलाह भी दी। यह आदेश मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की प्रक्रियाओं पर सीधे विराम तो नहीं लगाता, लेकिन यह संकेत देता है कि अदालतें बिना सावधानी के ऐसे विवादों में आदेश जारी करने से बचें या बचेंगी, जिससे सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, देश में खुशहाली रहे, अमन चैन रहे। संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद तब उभरा जब कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि यह मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस विवाद के कारण सर्वे की मांग की गई थी और एक स्थानीय अदालत ने कुछ हद तक इस दिशा में कदम उठाए। ताबड़तोड़ याचिका में सुनवाई हुई और उसी दिन सेम डे आदेश पारित हो गया और सेम डे सर्वे का पहला चरण भी पूरा कर लिया गया। तो कुल मिलाकर ये स्थिति, ये परिस्थिति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज मंथन में हम ये उठाएंगे कि जो निचली अदालत के आदेश पर या निचली अदालत की जो कार्रवाई है, आदेश नहीं बल्कि कार्रवाई, और वहाँ किसी प्रकार की आगे की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दी है, इसके मायने क्या हैं, इसके संकेत क्या हैं, इसका संदेश क्या है, यही एक मंथन में बड़ा सवाल। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के सभी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ये संकेत दिया है कि जो निचली अदालतें हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम ना करें। लगातार 2-4 दिन से जब से संभल का कांड हुआ था, पूरा घटनाक्रम हुआ, तब से ये बहस छिड़ी हुई थी कि क्या जिला अदालतों को ये हक है कि वो इस तरीके के सर्वे आदेश पारित कर सकें। इस बात को लेकर एक बहस छिड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक उस बहस को विराम दे दिया है, उस बहस को एक नई दिशा की तरफ संकेत दिया है। वर्शिप एक्ट 1991 के तहत अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। चूँकि संभल की जामा मस्जिद एएसआई के अधीन नहीं है, इसे कानूनी रूप से संरक्षित स्मारक नहीं माना जा सकता। वर्तमान में यह मामला अदालत और प्रशासन के बीच सुलझाने का विषय है। भारत में कुछ जो प्रमुख मस्जिदें और धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिन पर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि वे प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाए गए मस्जिदें हैं। इनमें से कुछ मामलों में अदालतों ने सर्वेक्षण के आदेश भी दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जैसे अजमेर की दरगाह को लेकर एक याचिका मंजूर की गई है, इसी तरीके से क्या वहाँ भी कोई सर्वे का आदेश होगा? और अगर सर्वे का आदेश होगा तो सुप्रीम कोर्ट की इस जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है जो आज हुआ संभल के मामले में, क्या अजमेर के मामले में वो अमल में आएगा, प्रभावी होगा? तो अजमेर की अदालत भी, जो स्थानीय अदालत है, क्या वो एहतियात बरतेगी? सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ महत्वपूर्ण मस्जिदें हैं, वाराणसी की जो काशी की है ज्ञान वापी मस्जिद,
यहाँ काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। नीचे शिवलिंग और मंदिर की बात। दावा यह काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा था जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने ध्वस्त करके मस्जिद बनाई थी। सर्वे का आदेश हुआ। वाराणसी की अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे का आदेश दिया। 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वे भी शुरू किया। मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है, लंबित है और तारीख पर तारीख पड़ती रही हैं। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा का भी मामला है, वही जो कृष्ण जन्मभूमि से सटी है। ये मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कटरा केशव देव मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। इसको जो मंदिर को तोड़कर सर्वे का आदेश अदालत ने इस मामले में पुरातत्व सर्वेक्षण की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सर्वे नहीं हुआ है। अदालत में मांग की गई, जो हिंदू पक्ष है उसने इस बात को कहा था। कई याचिकाएं मथुरा जिला न्यायालय में विचाराधीन हैं। कुतुब मीनार दिल्ली को लेकर भी दावे हैं। इसमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है। सर्वे का आदेश हुआ। ASI ने इस स्थल का सबसे पहले सर्वेक्षण किया। हाल में ही इसे लेकर हिंदू संगठनों ने पूजा अर्चना की अनुमति मांगी है। अदालत ने पूजा की अनुमति से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। जामा मस्जिद कंबोह बदायूं उत्तर प्रदेश का ये एक और मामला। यहाँ यह दावा किया गया कि यह स्थल पुराने महादेव मंदिर के ऊपर बनाया गया है। ये मस्जिद महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। बदायूं की स्थानीय अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को स्थलीय निरीक्षण के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद मामला विचाराधीन है। अताला मस्जिद और जामा मस्जिद जौनपुर, ये जौनपुर की 2 मस्जिदें हैं। ये मस्जिदें हिंदू मंदिरों को नष्ट करके बनाई गई थी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। सर्वे आदेश हुए हैं। फिलहाल कोई सक्रिय सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन अदालत में याचिकाएं दायर की गई हैं। तो इस तरीके से मोटे मोटे जो विवाद हैं, चर्चित विवाद हैं। वैसे तो 4000 से अधिक ऐसी मस्जिदें हैं जिनको मंदिर के ऊपर तकसीम किया जाना बताया जाता है। तो कुल मिलाकर ये मामला, चूँकि मोहन भागवत जो संघ के प्रमुख है, ज्ञान वापी के बाद उन्होंने कहा कि भाइयों कम से कम अब हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर खोजना बंद कर दो। उन्होंने हिंदू संगठनों और जो विहिप के लोगों को आगाह भी किया था, इससे माहौल ठीक नहीं होगा। यही बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो क्या ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है? क्या इसलिए किया जा रहा है कि इसका कोई राजनीतिक फ़ायदा हो? और क्या जो न्यायिक अधिकारी हैं ये अपनी हद से बाहर जाकर इस तरीके के मसलों में इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। जो जामा मस्जिद संबल को लेकर आदेश और उसके बाद प्रतिक्रियाएं सुनिए। इसमें अभी रिपोर्ट हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। हमने माननीय न्यायालय से 10 दिन का समय मांगा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। माननीय न्यायालय ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हमें 10 दिन का समय दे दिया। विदिन 10 डेज रिपोर्ट सबमिट। अच्छा, अगली सुनवाई किस दिन होगी? नेक्स्ट किस तारीख को दी गई है? विदिन 7 डेज, वो 10 डेज का मैं टाइम दिया। हमारी रिपोर्ट वो तो रिपोर्ट पेश करने के लिए है 8 जनवरी। वो तो उनका प्लान का और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचा है, कुछ कहा इस है? पर कोई कमेंट नहीं। हम डिटेल ऑर्डर देखने के बाद तब बताएंगे पढ़ाई में। अच्छा सर, ये ऐसा तो नहीं कि फिर दोबारा सर्वे किया जाए? सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अभी देखते हैं, अभी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, उसको देखते हैं। नहीं, सर्वे कंप्लीट हो गया या रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है? ये कंप्लीट, ये तो उसे मेरा सवाल है सर, सर्वे कंप्लीट हो गया या रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है? अभी बताया, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं हम। जो भी हमारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, जो फोटोज आए हैं उसकी एनालिसिस करेंगे। हमें लगता है अगर सर्वे दोबारा करेंगे तो कोर्ट से क्लियर करेंगे। नहीं, विपक्ष ये कह रहा है कि वहाँ आपने जो प्रार्थना पड़ती है उसमें न्यायालय में जज साहब ने ये लिखवाया है कि अब सर्वे कंप्लीट हो गया है, केवल रिपोर्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है वो केवल ऐसा आज 1 2 3 4 हाजिर हो गए हैं। 5 ने WH फाइल करने के लिए टाइम लिया है और तथाकथित मस्जिद पक्ष ने जो कागज मांगे थे बात पत्र के, वो उन्हें उपलब्ध करा दिए गए हैं। एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा, न्यायालय ने 10 दिन का उन्हें समय दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग किस डेट? 8 जनवरी। अच्छा, रिपोर्ट पेश करने के लिए कितने दिन का समय? 10 दिन का समय। सर्वे के बारे में क्या कहा है? कुछ कोई ऑर्डर नहीं किया उन्होंने। जो ऑर्डर पहले था वो स्टैंड करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ एक्शन लिया? मेरी जानकारी में नहीं। कितने लोग जो अलग अलग मसाजिद में अलग अलग मस्जिद में पढ़ रहे हैं वो वहाँ पढ़ रहे हैं। कितने लोग अमूमन आते हैं यहाँ पे जुम्मे की नमाज पढ़ने?
1,500 तो अमूमन आते हैं जनरल डेज में। अच्छा। आज कुछ ज्यादा की उम्मीद हो सकती है। अच्छा, पुलिस रोक नहीं रही ना? ना ना, कोई नहीं रोक रहा। आइडेंटिफाई आधार कार्ड या ना, आधार कार्ड वगैरह देख रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जिसे आना है वो आए, जिसे नहीं आना है वो कहीं और पढ़ ले नमाज। रोक टोक कोई नहीं है। ठीक है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में अब अगले हफ्ते दूसरे हफ्ते दिसंबर में सुनवाई होगी और स्टेटस अभी रिपोर्ट उसकी मुझे जानकारी नहीं। अभी स्टेटस जानकारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शेयर नहीं की जाएगी पब्लिक डोमेन में। आपको लगता है अच्छा फैसला है मेरी न्यायालय का? जानकारी में अभी कुछ नहीं। इसमें 3-4 डायरेक्शन दिए हैं। पहला जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो कहा है कि संभल जिले में पीस और हार्मनी, अमन और शांति मेंटेन रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद करिए, डायरेक्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि आप अमन कमेटियां बनाइए, पीस कमेटीज बनाइए, लोगों को कॉन्फिडेंस पे लिए और वहां पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे। दूसरी अहम बात ये कही है कि जब तक जाम मस्जिद कमेटी अपील करती है 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर की, तब तक जो सिविल जज की कोर्ट है जहां ये सिविल सूट पेंडिंग है, तब तक वो सूट के साथ आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, वो स्टेड रहेगा। और हाई कोर्ट जब वो अपील हम फाइल करते हैं तो उसके 3 दिन के अंदर होपफुली अपील की लिस्टिंग होगी और सुनी जाएगी। तीसरी बात ये कही गई है कि अगर एडवोकेट कमिश्नर ने कोई रिपोर्ट तैयार करी हो तो उस रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाएगा और खोला नहीं जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें हुई हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फैसला है हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए, अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए भी। और जिस तरह से ये पूरा सूट फाइल हुआ, दिन के दिन ऑर्डर हुआ, बिना जाम मस्जिद पक्ष के सुने हुए ऑर्डर दिया गया, सर्वे दिन के दिन हुआ, सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे हुआ, तो काफी नाइंसाफी की प्रोसीडिंग हुई थी। खैर ये तो अब लीगल मैटर है, मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन आज जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छा ऑर्डर है। मैं समझता हूं कि सबको उसका पालन करना। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहां पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पे अभी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। ये वही विष्णु जैन हैं जो गए थे उस दिन और उसके बाद बवाल मचा था, हंगामा मचा था। ये एडवोकेट कमिश्नर के रूप में उस दिन गए थे, हिंदू पक्ष के वकील के रूप में गए थे, जो भी रहा हो, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में बात वही ये कह रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील सुलेमान ने जो बातें रखी वो एक अपने आप में अलग तरीके की चीज़ें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अमन चैन रखो, शांति रखो, और शांति के लिए कौन नहीं कहेगा। लेकिन राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने एक बड़ी अजीब सी बात कह दी, जरा उसको सुना जाए। जांच नहीं हो रही। जांच अगर वहाँ के लोग करेंगे तो जांच कोई सही होगी। जिनकी वजह से गड़बड़ियाँ हुई, जिनकी वजह से हिंसा हुई, जिनकी वजह से लोग मारे गए, वही जांच करने वाले होंगे तो जांच क्या होगी। इसमें आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वो कुछ कह रहे हैं, आप लोग कुछ कह रहे हैं। देखिए, सारी दुनिया ने पुलिस को गोली चलाते हुए, सीधे भीड़ पे गोली चलाते हुए देखा है। उसे तो अब दिखाते नहीं हैं, अब पत्थर वाला दिखा रहे हैं। मैंने उस दिन कहा था कि अगर ये सिलसिला शुरू होगा तो सारे देश में कहीं कहीं अब उन्होंने अब कर दिया एक, देखिए, और अजमेर शरीफ पे आप क्या समझते हैं? सारे देश में आग लगाने की साजिश है। लोग सत्ता में बने रहने के लिए देश को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पारदर्शी सरकार होने के नाते उन्होंने एक 3 सदस्यीय, जिसमें एक
रिटायर्ड जज हैं, 2 IAS अफसर हैं, वो जांच करेंगे और जो भी उनका जांच का निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग जांच करने के लिए आ रहे हैं वो मौजूदा अधिकारियों से बड़े पद पर अनुभवशाली लोग रहे हैं और हमारे यहाँ यही होता है कि जब भी कोई घटना होती है उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच या जुडिशरी जांच होती है और उसके लिए मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो रामगोपाल यादव कल मीडिया से कह रहे थे कि भाई ये छोटे छोटे जज जो फैसले दे देते हैं उससे बहुत मुश्किल हो जाती है। आज वो कह रहे हैं कि इस देश को मिट्टी में मिलाने की साजिश है, इस तरीके से आग लगाने की साजिश है। इस तरह जगह जगह सर्वे और उसके आदेशों को लेकर उनका ये बयान था। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि भाई अच्छा काम है, न्यायिक आयोग बना दिया, जांच होगी। लेकिन जिन 5 लोगों की जान चली गई, देश का माहौल ख़राब हुआ, उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब हुआ, उसका क्या, उसका कौन जवाबदेह होगा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सखाराम सिंह सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव और बहुत सीनियर IAS रहे डॉक्टर अनीस अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीस अंसारी साहब, आपका भी बहुत खैर मकदम, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका तनुज दीक्षित और बहुत आभार आपका। और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब चूँकि ये मामला कानूनी पेचीदगियों से भरा है और लगातार, चूँकि मुझे बहुत सामान्य सा भी ज्ञान नहीं है कानून का, मैं बहुत साफगोई के साथ में इस बात को कहता हूँ, चूँकि कानून एक बहुत जटिल विषय होता है और एक सामान्य सा ज्ञान रखना कोई बहुत उसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। तो मैं अपने आप को उससे विड्रा करते हुए सीधे जो जानकार लोग हैं उनके पास मैं जाऊंगा। रीना सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, माफ़ी के साथ में उनका भी परिचय मैं कराऊँ। अधिवक्ता हाई कोर्ट की हैं, आपका भी बहुत स्वागत रीना जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जस्टिस सखाराम सिंह सर की तरफ मैं रुख करूँगा। सिंह साहब, ये लगातार एक बात मैं कल से सुन रहा हूँ कि जिला अदालतों को इस तरीके के मामलों में नोटिस जारी करने, सर्वे करने, कराने, इसके अधिकार नहीं हैं। वो बियॉन्ड द लिमिट आगे जाकर इस तरीके के काम कर रही हैं और अगर ऐसा वो कर रही हैं तो पॉलिटिकल लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि भाई इस तरह के आदेश, इस तरह की कार्रवाइयों से देश को जलाने की साजिश है, देश को मिट्टी में मिलाने की साजिश है। तो कानूनी रूप से जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्र क्या हैं और क्या वो अनाधिकार कुचेष्टा कर रही हैं? और जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने रोका भी कि आप स्टे करिए, अब अपनी कार्रवाई जो संबल की कार्रवाई थी उसको रोक दिया गया है। जस्टिस सखाराम सर, देखिए, मेरा ये मानना है कि देश जो है इसमें अनेक विचारधारा के लोग, अनेक मान्यता के लोग रहते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होनी चाहिए वो ये है कि जैसे भावनात्मक एकता, अखंडता देश की कैसे बनी रहे, कि चाहे किसी हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो या कोई संगठन हो, निचली अदालत हो या ऊपर की अदालतें हो, उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी भावनात्मक एकता, अखंडता को क्षति पहुंचे। जब आज नेशन फर्स्ट की बात हो रही है, नेशन फर्स्ट कैसे होगा जब उसकी भावनात्मक एकता खत्म हो जाए। तो जो जगह जगह की बात देखिए, काशी और मथुरा की बात छोड़ दीजिए, वहाँ एक जगह भगवान शिव का है, भगवान कृष्ण का है, तो वहाँ अगर कोई इंक्रोचमेंट हुआ तो उसकी बात छोड़िए। लेकिन और देश में जो मस्जिदें बनी हैं, मज़ारें बनी हैं, उनको तोड़ करके भी पता लगाना कि हाँ कोई मस्जिद था, कोई मंदिर था, क्या था, या शिवलिंग था, ये सब समझते हैं कि इससे देश की भावनात्मक एकता पर असर पड़ेगा। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, चाहे संगठन हो चाहे अदालतें हो। अब वह सुप्रीम कोर्ट का जो अगर स्टे कर दिया है, वो इस लिहाज से स्टे किया है कि भाई नीचे की अदालत है, हाई कोर्ट ऊंची अदालत है, तो वहाँ ज़्यादा गंभीरता से मामला विचार होगा, सब लीगल पहलू देख करके फैसला करेंगे, जो भी निर्णय करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अब इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि देश की एकता और अखंडता पर असर।
इस तरह के अगर जगह जगह हर जगह मस्जिद में मंदिर तलाश की जाएगी तो ये देश की एकता अखंडता तो नहीं रह सकती, इतना मेरा मानना है। नहीं और जी जी नहीं, मेरा ये मानना है कि ये गलत हो रहा है सब जगह। मेरा ये देखिए, मैंने काशी और मथुरा को छोड़ के इसलिए कहा है, वहां पर भगवान के हिंदू लोग जो हैं भगवान कृष्ण को मानते हैं पहले से। वहां अगर कोई उनका जहाँ जन्म स्थान था वहां तोड़ के कोई मस्जिद बनाई गई है तो उस पर जब बात दूसरी है। और काशी की बात भी जो ज्ञानवापी है वहाँ भगवान शिव के मंदिर को तोड़ के अगर बनाया गया तो बात, लेकिन और जगह जो मस्जिदें बन गई तो उसकी बात दूसरी है। वहाँ तोड़ फोड़ करना जो है उचित नहीं है, मानता हूँ। अच्छा, मेरा सर मूल प्रश्न जो है वो क्या, ये जैसे अभी अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक वहाँ के लोकल अदालत ने, स्थानीय अदालत में एक आदेश याचिका को स्वीकार कर लिया कि भाई चलो इनका सर्वे कराया जाए, संभल में याचिका को स्वीकार कर लिया। मेरा कहना है कि मान लीजिए जस्टिस सखाराम सर का ज्यूरिडिक्शन वो है ही नहीं और आप उसमें जाके अनाधिकार कुचेष्टा करके इस तरह का वितंडावाद खड़ा हो जाता। मैं ये जरा जानना चाहता हूँ कि क्या निचली अदालतों का इस तरह के मसलों में पड़ना उनके अधिकार से बाहर की बात है क्या? ज्यूरिसडिक्शन की बात वो दूसरी है, वो तो कानून से तय होगा। ये कहना कि उनका अधिकार नहीं है, ये गलत है। अधिकार तो ज्यूरिसडिक्शन अदालत में कोई मुकदमा दाखिल करेगा तो उसको जो बिंदु होंगे उस पर तय करने का उनको पावर है। वो गलत तय करेंगे सही करेंगे ये बात ऊंची अदालत देखेगी। लेकिन ज्यूरिसडिक्शन की जहां तक बात है, अगर इस तरह के कोई डिस्प्यूट उनके सामने जाता है तो तय करना उनका, कॉग्निजेंस लेना उनका जो है ज्यूरिसडिक्शन उनका है, इसमें हम नहीं बजाते। लेकिन हम ये कहते हैं कि अदालतें जब कोई भी आदेश पारित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे इस आदेश का भावनात्मक एकता पर, देश के अखंडता पर क्या असर पड़ेगा, ये होना चाहिए। अच्छा, क्या आपने भी तमाम फैसले किए, लंबे समय तक आपने हाई कोर्ट को सर्व किया, क्या माननीय अदालत के एक तरीके से जो अवचेतन मन में क्या ये बात रहती है क्या, किसी कोई फैसला करते समय, कुछ सुनते समय ऐसा रहता है क्या? चीजें हैं और चेतन मन में हो सकता है, लेकिन कोर्ट को एक डिसिप्लिन हो जाते हैं, ऐसा आदेश नहीं करें। उनके पास ये अवचेतन मन से नहीं गाइड होते, चेतन मन से गाइड होना चाहिए। लेकिन ह्यूमन माइंड तो है ही है ना, ऐसा नहीं है कि जजेस गलती नहीं करते, जजेस भी गलती करते हैं, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए ऊपर की अदालतें बनी हुई हैं। अगर नीचे की अदालत कोई गलती करती है तो ऊपर की अदालत को दुरुस्त करेगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने किया। अभी नीचे की अदालत में स्टे कर दिया कार्रवाई, हाई कोर्ट तय करेगी। ये मेरा ये मानना है। लोगों से अदालतें भी गलती करें, हम आप भी गलती करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि लोग बड़ी सुपर ह्यूमन, सब आदमी तो होते हैं। कुल मिला के आपका कहना है कि अदालतों को इस तरह के मसलों पर एक समग्र देश को सोचकर करना चाहिए कोई भी निर्णय, दृष्टिकोण ऐसा रखना चाहिए कि हमारे किसी आदेश से देश की एकता अखंडता पर कोई भावनात्मक एकता, इसमें कोई किसी के प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन इस तरह के आदेश से एक वर्ग का की भावनात्मक एकता पर असर पड़ेगा, उससे गड़बड़ होगा, मेरा यह मानना है। ठीक है, आप बने रहिए सर। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जस्टिस सखाराम सिंह साहब जो पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो कह रहे हैं कि ठीक है, ज्यूरिडिक्शन, कानून व्यवस्था, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन कोई भी जज, कोई भी न्यायिक अधिकारी अगर कोई इस तरह के मसले आते हैं जो संवेदनशील हैं और हमारे देश की अस्मिता, अखंडता, कम्युनल हार्मोनी उससे अगर संबंधित है तो उनको बहुत समग्र होकर बड़े धैर्य के साथ में सोचना चाहिए और इस तरीके के फैसलों से बचना चाहिए। उनकी बातचीत का लब्बो लबाब यही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। संभल के सिविल कोर्ट में जो कार्रवाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और इस स्टे के मायने क्या हैं? क्या देश भर में ये संदेश जाएगा कि निचली अदालतें अपने जो ज्यूरिडिक्शन है क्या उससे अलग जाकर काम कर रही हैं, उससे आगे जाकर काम कर रही हैं, या फिर उन्हें थोड़ा सा धैर्य
बरतना चाहिए, ये मामला ऊपर की अदालतों पर छोड़ देना चाहिए। क्या इस तरह का संकेत और संदेश जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संभल के बाद ताज़ा मामला अजमेर शरीफ का है, जहां एक सर्वे को लेकर याचिका स्वीकार कर ली गई है। इसी तरीके से देश में तमाम जगह ये चीज़ें हो रही हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि यह आग लगाने की साजिश है, देश को मिट्टी में मिलाने की साजिश है। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो पूरे घटनाक्रम हुआ, इसे सांप्रदायिक हिंसा या दंगा कहना कितना ठीक होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पुलिस बनाम एक वर्ग झगड़ा हुआ है, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। और एक न्यायिक आयोग का भी गठन कर दिया गया, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी हैं, एक पूर्व जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो ये सब न्यायिक आयोग कैसे काम करते हैं, इस तरह जो न्यायिक आयोगों में IAS IPS अफसर जो रिटायर होते हैं वो जाते हैं, तो क्या परिस्थितियाँ होती हैं, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व ACS सीनियर IAS अधिकारी रहे डॉक्टर अनीस अंसारी साहब लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। इस पूरे मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कदम आगे बढ़कर एक दिशा निर्देश दिया है और उसकी कार्रवाई को, सिविल कोर्ट की कार्रवाई को एक तरीके से स्ट्रिक्ट किया है, हाई कोर्ट जाने को कहा है, इससे एक तो क्या संकेत संदेश आप समझ पा रहे हैं, एक सीनियर अधिकारी आप रहे हैं। उसके अलावा जो जिस तरह की न्यायिक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित कर दिया है, उसमें आपके हो सकता है कि जूनियर रहे हो, मित्र रहे हो, एक दो लोग होंगे, जैसे AK जैन साहब पूर्व DGP रहे हैं, इस तरह के लोग हैं। तो इस तरीके के आयोग किस तरह काम करते हैं, उनका क्या रिलेवेंस होता है, कि केवल ये तात्कालिक जो टेम्परेचर होता है उसको डाउन करने के लिए इस तरह के आयोग सरकारें बनाती हैं? डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर, इसको जिसके तहत निचली अदालत को रोका है, मुस्लिम पक्ष से कहा है कि हाई कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन दायर करे जी, ये काफी कानूनी तौर पे भी और प्रैक्टिकली भी बहुत सही फैसला है जी। कानूनी तौर पर इसलिए सही है कि न्यायिक प्रक्रिया हो या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो, उसमें दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही कोई फैसला किया जाना चाहिए। संभल वाले केस में एक बड़ी खामी यह है कि अदालत ने दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं और एक तरफा फैसला कर दिया। आमतौर से ये होता है जब पिटीशन या कोई प्लेंट आती है तो उसमें उसका नोटिस दिया जाता है अपोजिट पार्टी को, मुद्दालय को, उससे कहा जाता है कि आप जो व्यू रखिए, उसमें टाइम दिया जाता है जी। तो उसमें फिर सेटल हो जाती हैं चीजें आराम से। इसमें बहुत एक तरफा कार्रवाई की गई जो जुडिशियल सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है, तो कोर्ट ने इसको स्टे किया, उसमें मुझे हैरत नहीं हुई। दूसरी बात, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो बहुत साफ तरीके से कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो इबादत गाहें हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनके नेचर को नहीं बदला जा सकता है और जो कोशिश करेगा उसको 3 साल की सजा होगी, क्रिमिनल केस है। तो अगर कोई कोशिश कर रहा है 15 अगस्त 1947 से भी जो स्टेटस था प्लेस ऑफ वर्शिप उसको बदलने की जी, तो ये क्राइम है, ये एक ऑफेंस है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसमें एक जो कमी रह गई है सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, वो ज्ञानवापी केस में हुई है। ज्ञानवापी केस में जब मुस्लिम पक्ष गया सुप्रीम कोर्ट में कि सर्वे के जो ऑर्डर किए गए हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत बार्ड है, तो इसको रोका जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कन्वर्जन ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप मना है, यानी आप मस्जिद को मंदिर या मंदिर को मस्जिद नहीं कर सकते, लेकिन उसका असरटेनमेंट, उसको निश्चित करना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप की नौयत क्या है, इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई। अब ये बहुत महीन सा पॉइंट है। जस्टिस चंद्रचूड़ का शायद ये आदेश था, शायद मुझे ऐसा लगता है। उससे जो है एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कि निचली अदालतों में लोग जा रहे हैं और निचली अदालतें उसका फायदा उठाते हुए नोटिस दिए बिना भी संभल के केस में जैसे हुआ फैसला कर रही है। इसमें बहुत एहतियात करना चाहिए। जज साहब ने पहले ही कहा है कि ऐसे फैसले करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भावनात्मक एकता है इस मुल्क की, उसको बचा के रखना चाहिए, उसके हक पे काम करना चाहिए। कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे नेशनल इंटीग्रेशन या इमोशनल इंटीग्रेशन पे खराब असर पड़े। कानूनी तौर पर ये बिल्कुल क्लियर है, बहुत साफ है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को जो 15 अगस्त 1947 में जिस स्टेटस में था उसको बदला नहीं जा सकता है। मैं एक केस बताना चाहता हूँ अगर वक्त हो आपके पास।
जो पाकिस्तान में हुआ था। जी। पाकिस्तान में लाहौर में गुरुद्वारा शहीदगंज है, जी। उसमें आज़ादी से पहले सिखों ने, वो मस्जिद थी, सिखों ने उस पर कब्जा कर लिया नाजायज, जिसको एडवर्स पोजीशन कहते हैं, और उसको गुरुद्वारे में कन्वर्ट कर दिया। तो आज़ादी से पहले मुसलमान पक्ष नहीं गया कोर्ट में। जी। आज़ादी जब हो गई, पाकिस्तान बन गया 1947-48 में मुस्लिम, और कहा कि ये गुरुद्वारा बनाया गया, ये मस्जिद को तोड़ के बनाया गया, इसलिए मस्जिद को रिस्टोर करना चाहिए। जी। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जब आपको मौका था 12 साल का, आमतौर से एडवर्स पोजीशन 12 साल में मैच्योर हो जाता है, तो 12 साल का जब आपको मौका मिला था, तो आप उस वक्त नहीं गए, यानी मुस्लिम पक्ष नहीं गया इसको चैलेंज करने। मजे की बात है कि इस केस में सिख साइड ने ये कहा कि हाँ ये मस्जिद थी और हमने इसको कब्जा किया, एडवर्स पोजीशन किया, इसलिए हमारा राइट जो है मैच्योर हो गया टाइटल का। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मस्जिद नहीं थी, कहा कि ये मस्जिद थी लेकिन हमने नाजायज कब्जा कर लिया, और चूंकि 12 साल तक ये पार्टी नहीं गई मुसलमानों की, इस वजह से हमारे राइट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान के मुसलमानों के पिटीशन को कि ये टाइम बार्ट हो गया। उसके बाद वो लोग गए मोहम्मद अली जिन्ना के पास और ये कहा कि देखिए अब तो मुस्लिम कंट्री बन गया है आपका, इस्लामी हुकूमत बन गई, और फिर भी आपकी अदालत ऐसा फैसला कर रही। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बयान दिया वो हमारे सारे लीडरों के लिए एक मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने कहा भाई जाके दूसरी मस्जिद बना लो, जब तुम लोग उस वक्त नहीं गए थे, कानून का ध्यान रखे और नहीं क्वेश्चन किया, तो अब इस चीज़ को मत उठाओ। मुझे लगता है कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का सिलसिला शुरू किया गया है, इसको ख़त्म होना चाहिए और इसमें देश का हित है। हमारे आसपास जितने मुल्क हैं, जहाँ जहाँ भी ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान में, अब बांग्लादेश में, म्यांमार में, नेपाल में, श्रीलंका में, सब में फजीहत हुई है और सब 20 साल की लड़ाई के बाद इस नतीजे पहुंचे नहीं, मिलजुल के रहना। तो जब पता ही है 1947 में हम लोग दे चुके लड़ने का अंजाम, 1 करोड़ लोग बेघर हुए और 10 लाख से ज्यादा सरकारी मौतें हुई, जब देख चुके हैं कि लड़ने भिड़ने का कोई नतीजा नहीं सिवाय से कि मिलजुल के रहा जाए, तो फिर मिलजुल के रहने की कोशिश करना चाहिए। ठीक बात है, बहुत। और अब एक्ट आ गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब। संघ के चीफ मोहन भागवत ने भी कहा कि भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, इससे देश की एकता खतरे में आएगी। तो भागवत जी की बात भी ये लोग नहीं मानने को तैयार हैं। प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और इस बीच हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं, बीडी नकवी पूर्व जज और मनीष शर्मा समीक्षक के रूप में और हम सामाजिक चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मेहमानों को बहुत स्वागत है। प्रभात त्रिपाठी, इस जैसे संभल के केस को लेकर या इसी तरीके से धीरे धीरे जैसे एक सिलसिला सा चल पड़ा है कि एक याचिका डालो, एक कुछ लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं कि वो हर मस्जिद के लिए एक याचिका डाल रहे हैं, वही एडवोकेट कमिश्नर हो जाते हैं, वही हिंदू पक्ष के वकील हो जाते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट में लड़ने लगते हैं। ये क्या वास्तव में ये सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर ये माचिसगिरी हो रही है इस देश में? देखिए दुर्गेश जी, मैं एक बात कहूँगा कि हमारे अभी 2 बहुत काबिल वरिष्ठ लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक बात को रखा, क्योंकि दोनों लोगों का एक इस देश के अंदर जो हमारे 4 स्तंभ है, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो और जुडिशरी हो और 14 स्तंभ हो, 2 स्तंभ की बात आ गई सामने। आज मैं ये कहता हूं कि ये देश क्या न्यायपालिका के वो लोग चलाएंगे जो लोग लोअर कोर्ट से लेके या अपर उसमें बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कि न्यायपालिका जुडिशियल के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, वो कंटेम्प्ट है। मैं एक बात कहता हूं, दुर्गेश जी एंकरिंग कर रहे हैं, संपादक हैं और पत्रकार हैं, उनका दायित्व है समाज को, पत्रकारिता से समाज को एक अच्छा आईना देना। यही काम चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आपकी विधायिका हो। सवाल इस बात का, ये वर्चस्व की लड़ाई है कि विधायिका या कार्यपालिका, नेता और हमारे जो वोट पोलराइज करने के बड़े खिलाड़ी इस देश के माहौल को कहां ले जा रहे हैं, इस समाज को कहां ले जा रहे हैं, इस गंगा जमनी तहजीब को कहां ले जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। कितने मंदिर खोजेंगे आप, कितनी मस्जिदों को आप गिराएंगे, कितनी चीजों को करेंगे? अरे भाई, सवाल इस बात का है कि देश की आजादी के बाद 500 साल से जो भगवान अयोध्या के राम के मंदिर का मामला था, शुरुआत वहां से अगर होती है तो लोग जिस तरीके से कानूनी रवादा ओढ़ के, और जो ये मौलाना लोग आए थे बीच में या जो भी इस तरीके के लोग आते हैं
और एक याचिका दाखिल कर देते हैं, चाहे वो हमारे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो। मैं दोनों पक्षों से अपील करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर और अपने खास तौर से सियासतदानों से जो इसमें राजनीति का एक ऐसा बहुत बड़ा एक गेम देखते हैं कि भाई वोट पोलराइज करके इस देश को चलाया जाए। बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पे किसी का ध्यान नहीं है। अब कितने मंदिर आप खोजेंगे? अब आप ये बताइए, हाँ ये सच है कि जो 3 स्थान थे जिसमें एक स्थान का निपटारा 500 साल उसी जुडिशरी सिस्टम से हुआ, लेकिन उसमें कौन कौन दोषी थे जिन्होंने उसको लटकाया भटकाया। तो आज अगर मोहन भागवत ये कहते हैं तो उनका दोहरा मातम क्यों है? जो सरकारें चल रही है इस देश के अंदर, डबल इंजन की सरकारें चल रही है, और संभल में जो हुआ, मैं कहता हूं संभल में जो हुआ, डीएम-एसएसपी वहां का क्या कर रहा है अभी तक? क्यों नहीं सस्पेंड किया गया वहां पे? देखिए, इस देश का कानून दोनों पक्ष के लिए है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मुसलमान हिंदू कौन करता है? मुसलमान हिंदू करता है नेता लोग। मुसलमान हिंदू एक कोई जुडिशियल में बैठा हुआ कोई जज नहीं करता है, या ब्यूरोक्रेसी में बैठे अंसारी साहब ने नहीं किया था हिंदू मुसलमान। आखिर आज इस देश में जब भी चुनाव आते हैं, और चुनाव तो हर महीने होते हैं, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं सामाजिक सौहार्द आपको बनाना है सरकारों को। बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल प्रभात भाई यही है कि जब देश बचेगा तभी हम राजनीति करेंगे, तभी हम पत्रकारिता करेंगे, तभी ब्यूरोक्रेट रहेंगे, तभी जज रहेंगे। जब देश ही नहीं बचेगा तो फिर हमको तो चिंता देश बचाने की और देश बनाने की करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज दीक्षित, मैं बहुत अदब के साथ में ये आपसे जानकारी करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जो अदालत है, छोटी अदालत है, निचली अदालत है जिसको कहें, अदालतें तो सभी सम्मानीय हैं, लेकिन एक व्यवस्था है कि भाई ये छोटी अदालत है, उससे ऊपर की अदालत है, इसको तो उसकी कार्रवाई को, सारी कार्रवाई को स्टे करके जो निचली अदालतें हैं उनके लिए कोई संकेत दिया है, संदेश दिया है, या केवल ऐसे ही कि भाई संभल का बवाल है, टालो इसको? निश्चित रूप से ये समस्त जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके लिए एक तरीके का नेटिव है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर के मार्फत दिया है। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, क्योंकि देखिए सेक्शन 27 सीपीसी सिविल कोर्ट प्रोसीजर का ये बोलता है कि डिफेंडेंट को भी नोटिस समन जो है वो सर्व होना चाहिए, और ये एक डिफॉल्ट है कहीं ना कहीं इस मामले में भी। और जिस तरीके से देखिए कार्रवाइयां निरंतर रूप से हो रही है, उसकी पीछे प्रमुख वजह भी है कि 2022 में एक चीफ जस्टिस की बेंच ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय में ये कहा गया था कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन सर्वे करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कोई भी धार्मिक स्थलों का उल्लंघन नहीं है। इसके बाद में हमने देखा देश भर में जिस तरीके से लगातार जो है ऐसे याचिकाओं की बाढ़ आ गई, याचिकाओं की बाढ़ आ गई, हर राज्य में 10-20 याचिकाएं। जी, और यही प्रमुख वजह रही उस ऑर्डर की बात से। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक लगाम, हम कहेंगे एक लगाम लगाई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर कि कोई भी आदेश पारित होने के पहले जो है हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने को कहा गया है, और साथ में 3 दिन के अंदर कोई भी पिटीशन आती है तो उसमें सुनवाई करने के लिए भी नियत किया जाए, ऐसा भी इस ऑर्डर के अंदर है। जी, एक और महत्वपूर्ण बात, क्या आप मानते हैं, क्या आपका प्रबल मानना है कि इस तरीके की इस आदेश की जो गूंज है, क्या जो अजमेर वाला कोर्ट है उसके कानों तक जाएगी? क्या निश्चित रूप से जाएगी, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय की बात होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश के हर कोने तक, हर कोर्ट तक है, और उसकी महत्वता उतनी ही है जितनी उसको मानने के लिए संबल कोर्ट को बोला गया है। जी, ठीक बात है। मैं रीना सिंह की तरफ रुख करूंगा, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। रीना सिंह जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। ये जैसे इस मामले में, संभल मामले में हुआ कि उसी दिन याचिका, उसी दिन स्वीकृत, उसी दिन एडवोकेट कमिश्नर, एक तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये घमंजा रहता है, कभी मतलब हिंदू पक्ष का भी वकील वही, एडवोकेट कमिश्नर वही, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी रहती हैं। तो क्या आप इस बात को देख रही हैं कि इस तरह, जैसे भी तनु दीक्षित ने कहा कि याचिकाओं की बाढ़ आ गई और लगातार कुछ लोग यही है कि याचिकाएं लगाओ और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, इस प्रैक्टिस को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए दुर्गेश जी, जो
कानून के अंदर अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोई पिटीशन फाइल कर रहे हैं, कोई बात दाखिल कर रहे हैं, तो हम एक कानून की सीपीसी की प्रक्रिया के हिसाब से जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो पहले वक्ता भी कह रहे थे, सबने बड़े सम्माननीय सभी लोग बैठे हैं, तो सभी ने अपनी बात रखी। तो देखिए, जो एक मेन मुद्दा है कि जो कानून के अंदर लूप होल्स है, ठीक है, किसी भी तरह की जो हिंसा हुई, जान गई, वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो हिंदू पक्ष था, अब हिंदुओं में भी, अब देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म की पूजा पद्धति अलग है, जैन धर्म के मंदिरों की पूजा पद्धति अलग है, बौद्ध धर्म के मंदिरों की पूजा पद्धति अलग है, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनकी पूजा पद्धति अलग है। और हमारे देश के संविधान ने आर्टिकल 25 से 28 के बीच में सबको पूजा करने का अपने हिसाब से अधिकार दिया है। अब यहाँ पे किसी को अगर कोई भी आपत्ति है, वो कोर्ट में जा रहा है कि हाँ, इसका क्या नेचर है, यहाँ पे मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, ये वाला मंदिर है, तो आप कोर्ट के एक न्यायिक तरीके से जाइए। अब जैसे पहले जो सम्माननीय वक्ता कह रहे थे कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जो ज्ञानवापी का जो ऑर्डर था, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तो यहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, वो ये कहता है कि किसी भी प्लेस का कन्वर्जन नहीं होगा, पर वो रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्लैरिटी मांगता है कि उस प्लेस का जो रिलीजियस कैरेक्टर है क्या है। रिलीजियस कैरेक्टर को जानने के लिए सर्वे होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जो हमारे कानून के अंदर जो कमी है, हमें उसको दुरुस्त करना होगा। अब कोई भी, अब अजमेर का मामला हुआ, इंदौर में भोजशाला का मामला हुआ, जैसे आपने अभी दिल्ली के एग्जांपल्स दिए, कुतुब मीनार है और भी अलग जो जगह है, तो यहाँ पे हमें एक जो कानून के अंदर एक ऐसे एक बार लगाना होगा कि या तो वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट लेकर के आए। दूसरा, आर्टिकल 323B के अंदर जो संविधान ने हमारी केंद्र सरकार को, संसद के द्वारा, और हमारे राज्य सरकार को ये अधिकार दिए हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है, तो आप एक ऐसे स्पेशल ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक मैटर्स को डील करने के लिए बनाइए। ऐसे जितने भी मैटर्स हैं वो वहां पे सुने जाएं। देखिए, अगर किसी भी पक्ष ने कोर्ट को अप्रोच किया है तो वो सीपीसी के हिसाब से आया है। अब यहाँ पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया कि भाई उस चीज को, जो प्रोसीडिंग्स है, उसको तत्काल रोक दिया गया। ऐसा नहीं है कि ट्रायल की प्रोसीडिंग पहली बार ही देश में, ऐसे नॉर्मल रूटीन में बहुत सारे मैटर्स होते हैं, एपेक्स कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने आते हैं, जहाँ पे ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाता है, और सबके पास सीपीसी और संविधान के हिसाब से कानून का अधिकार है। तो ये जो लूप होल्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, जहां से ये जो वायलेंस हो रहा है, उस पर हमें चेक लगाना होगा। और दूसरा, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो पत्थरबाजी करे। देखिए, 5 लोगों की जान गई, बहुत सारे धर्म के आधार पे ऐसे हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस वालों को संभल में अपने आप को बचाने के लिए अगर 500-700 लोगों की भीड़ पत्थर मारेगी, तो क्या पुलिस को अपनी जान बचाने का हक नहीं है? ठीक बात। तो वही सब हुआ। हालांकि उस पे अभी जो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है, उन्होंने आज एक कमेटी अपॉइंट करी है जो कि जांच करेगी। ठीक है। और दूसरा जो, ठीक है रीना सिंह, मैं लौटूंगा आपके पास। जस्टिस सखाराम सिंह सर की तरफ मैं एक रुख करूंगा, उसके बाद फिर वीडी नकवी साहब और मनीष शर्मा की तरफ जाऊंगा। समय घड़ी अपने हिसाब से चली रही है। जस्टिस सिंह, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। ये जो वकील साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई है रीना सिंह जी, ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं जो ज्ञानवापी को लेकर अपेक्स कोर्ट का जो आदेश है, वो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, और इससे जगह जगह इस तरह की याचिकाएं हो रही हैं। मेरे मन में सवाल आता है कि सर, जब हम आपके घर को तालाब बना ही नहीं सकते, तो हम क्यों पता करें कि आपके घर में गौशाला है, कि आप भैंस पालते हैं, कि आप हिरन पालते हैं? क्या मतलब मुझसे उसका? नहीं, रीना सिंह ने बहुत अच्छा कहा है, बताया है इन्होंने। तो जजमेंट में ज्ञानवापी के मामले में कुछ एक्सेप्शन से दिए गए हैं। अब वो एक्सेप्शन के आधार पर अगर कोई रिसर्च कर रहा है, कुछ कर रहा है जानकारी के लिए क्या पोजीशन है, तो वो तो परमिसिबल है। सर रिसर्च कहाँ कर रहे हैं? ये तो बड़ी जबरदस्त रिसर्च चल रही देश को लेकर।
रिसर्च कहाँ हो रही है? ये तो अलग ही रिसर्च हो रही सर। ज्ञानवापी और मथुरा की बात छोड़ दीजिए, बाकी और जगह की बात करिए। ज्ञानवापी और मथुरा की जो तमाम लाखों करोड़ों हिंदुओं की जो भावना लगी हुई है जी, जैसे मुसलमानों की भावना मस्जिद में है, छोड़ दिया, मुसलमानों ने भी छोड़ दिया, लेकिन अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजोगे तो फिर दिक्कत है ना सर। मस्जिद ये में तो भागवत जी भी कह रहे हैं, भागवत जी भी उनके पुरोधा हैं। मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, क्या वो ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ईश्वर जो है सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है? तो क्यों नहीं वो देखते कि इसी मंदिर में ही, मस्जिद में ही भगवान है? अभी कहा उन्होंने, जिन्ना को हम सबसे खराब आदमी विलेन मानते हैं, खलनायक मानते हैं भारत के लिए, लेकिन जिन्ना ने कहा भाई दूसरी मस्जिद बना लो जाके। अनीस अंसारी साहब ने अभी कहा, मैं नकवी साहब की तरफ जाऊंगा, चूंकि मेरे पास बहुत ही कम वक्त है, माफी के साथ में नकवी साहब आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर इस तरीके के जो फैसले हैं, आपने भी बहुत सारे फैसले बड़े महत्वपूर्ण किए हैं अपने जीवन काल में, इस तरीके के फैसले, और कल भी परसों भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो आप लगातार इसी लाइन के आसपास बात कर रहे थे कि ये जो निचली अदालतें हैं, क्या अपने अधिकार या अपने जो पावर है उससे ऊपर जाके कहीं कुछ बातें कर रही हैं क्या, जिसकी वजह से ये घमंडा चल रहा है इस देश में? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने भी काफी डिटेल बात की, और हमने देखा कि अनीस अंसारी साहब ने भी अच्छी बात की। प्रॉब्लम ये है कि सिविल कोर्ट के जो जज था उसने ये नहीं देखा कि जब किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस की या पब्लिक राइट के बारे में हम बात करेंगे तो उसको ऑर्डर 1 रूल 8 सीपीसी के हिसाब से उनको नोटिस देना चाहिए था, प्रोक्लेमेशन देना चाहिए था, और आम लोगों को बुलाना चाहिए था कि भाई किसी को ऐतराज है या नहीं है। ये इस बात पे बात नहीं हुई, बहुत बातें हुई, और बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए स्ट्रिक किया कि वो ऑर्डर अपने आप में डिफेक्टिव था। ये तो अब तय हो गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर रोक लगा दी, तो उसके अंदर कमी थी, ये बात तो कम से कम तय हो गई। और यहाँ तक मस्जिद की बात है, अब लोग जो हैं वो अजमेर के अंदर भी तलाश कर रहे हैं। जो अजमेर जो है वो सूफीज्म का सेंटर है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, वो मस्जिद नहीं है, वहाँ भी आप जो है, तो ये सारी चीजें जो है स्पॉन्सर्ड हैं, और लगता है कि यहाँ पर लोगों के अंदर एक उन्माद बना रहे, क्योस बना रहे, जिसका पॉलिटिकल फायदा हो। ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट तलाश कर रहे हैं। दुर्गेश जी, मेरा तो ऐसा मानना है, लेकिन डिबेट बहुत अच्छी हुई। हमारे ये बात कही गई कि जुरिडिक्शन का प्रिजम्पशन है, सिविल कोर्ट को ये प्रिजम्पशन होता है कि किसी भी मैटर में वो इंटरटेन करे, लेकिन एक प्रोसीजर है ऑर्डर 1 रूल 8 का जिसको फॉलो करना चाहिए था, उसको उसने नहीं किया, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। और हिंदुस्तान की सारी अदालतों को, निचली अदालतों को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने प्रोसीजर को फॉलो करें। उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि जिससे उन्माद फैलता हुआ ऐसे मैटर में हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने, SR सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं उसी बात को डिटो करूंगा, और उससे बाहर बोलने का कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है इस डिबेट से लोगों को जागरूक करें, लोगों को पता होना चाहिए अपने राइट्स का, और इन सब चीजों से, जैसे कहा हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कि भगवान कड़कड़ में है, तो ये बात समझना चाहिए लोगों को। अल्लाह भगवान में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अरबी और संस्कृत का फर्क है। संस्कृत और अरबी की दीवार जो है इस मुल्क के अंदर, समाज के अंदर, जब तक वो नहीं गिराएंगे आप, बड़ी मैं बात समझता हूँ बड़ी बात जो है बहुत बड़ा रहेगा। इस बारे में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं मनीष शर्मा की तरफ रुख करूंगा, हमारे साथ सामाजिक चिंतक के रूप में जुड़े हैं मनीष शर्मा। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और सभी ने, चूंकि बहुत ही विद्वान लोग हैं, तो अपने अपने तरीके से सबका अपना विश्लेषण है, लेकिन नट सिल में अगर निकल कर आए तो सभी देश की बेहतरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भैया अमन चैन रहे, ये हल्ला मत मचे, ये संभल कहीं और ना दोहराया जाए, इसी तरीके के तमाम घटनाएं और ना हो। ठीक है भाई, वो नौबत क्यों आई? जब लोग नौबत क्यों आई? 1000 लोग पत्थर लेके क्यों दौड़ पड़े पुलिस के पीछे? ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना। बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इसमें राजनीति कहीं इन्वॉल्व होती है इस तरह के मसलों में क्या? मनीष शर्मा, बहुत संक्षिप्त में आज जरा आपसे मैं चाहता हूं जी। अनम्यूट करिए। हाँ, हेलो जी, बोलिए।
मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें कह देना चाहता हूँ। बेसिकली देखिए, आपने एक बहुत बुनियादी सवाल ये किया है कि ये नौबत ही क्यों आई। तो हम ये देख रहे हैं कि आनंद फानंद में लोकल अदालत ने संभल में आदेश दिया, 2 घंटे के अंदर जो है उसने तुरंत एडवोकेट जनरल तय किया, तुरंत सर्वे कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है उस दिन सर्वे उतने आनंद फानंद में हुआ तो समाज को साथ में नहीं लिया गया, और उसके बावजूद भी वहां मुस्लिम समाज शांत रहा, किसी तरह की कार्रवाई में, तनाव में नहीं गया पहले सर्वे में। अब संकट आ गया कि सर्वे हो गया लेकिन तनाव तो हुआ नहीं। अगले दिन बिना आदेश के सुबह 6 बजे सर्वे हो रहा है, और वो जो लोग रिसर्च करने जा रहे हैं, जिसको चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि रिसर्च किया जा सकता है, तो सुबह 6 बजे वकील साहब जो है सैकड़ों लोगों के साथ जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए रिसर्च करने मस्जिद में घुसने की कोशिश करते हैं। और ये जो झगड़े की जो जड़ थी उस पे योगी सरकार ने अटैक करने के बजाय हमने देखा कि 2,500 लोगों को मुकदमा हो गया, 5 लोगों के ऊपर जो है 5 लोगों की हत्या हो गई। अभी बड़े पैमाने पर लोगों के साथ उनको पकड़ने की, जेल में डालने की और तमाम धाराएं डालने की कोशिश हो रही है। तो मेरा तो ये कहना है कि इस पे स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को जनरली लेना चाहिए, वो नहीं लिया। अभी आज का जो आदेश है, मैं उसको ये कहना चाहता हूं आपसे, अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा है कि भाई अभी आप कोई आगे का निर्णय नहीं लेंगे, आप जो है हाईकोर्ट में जाएंगे, आप जो है जो सर्वे हुआ उसको सील रखेंगे, और मेरे यहाँ जो मुकदमा है वो बना रहेगा। मैं लोकल कोर्ट के फैसले से उतना सहमत नहीं हूं, लेकिन अभी मैंने उससे मेरी बहुत रिजर्वेशन है उस पर, लेकिन मैं अभी उस पर कुछ बात नहीं कहूंगा। ये बात सब ठीक है, ये अच्छी बात, जिसको कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम पक्ष में गया है, लेकिन ये मुस्लिम पक्ष में कैसे गया है? अगर आप इस मुकदमे को एंटरटेन कर रहे हैं, ये तो आप चंद्रचूड़ जी के, DY चंद्रचूड़ जी का जो फैसला था कि आप किसी भी जो पूजा एक्ट है, जो वर्शिप एक्ट है, उसमें से अपने लिए कोई रास्ता निकाल करके उन्होंने कह दिया कि आप रिसर्च कर सकते हैं कि कैरेक्टर क्या है उसका, आप PhD कर सकते हैं वहां जाकर के, कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा, PhD कर सकते हैं। तो क्या ये लोग PhD करने जा रहे हैं? ये ज्ञानवापी में PhD करने जा रहे हैं, ये संभल में और ये अजमेर शरीफ में और वो आगरे में और दिल्ली में PhD करने जा रहे हैं? ये क्या अदालत को पता नहीं है? तो मेरा ये कहना है कि चंद्रचूड़ जी का जो फैसला था कि सर्वे जारी रखो, एंटरटेन करते रहो, वर्शिप एक्ट जो कहता है, वर्शिप एक्ट वो कह रहा है कि 3 और 4 क्लास है उसका, जो 3 क्लास कहता है कि कोई भी 43 के बाद का जो मसला, अगर कोई आप मुकदमे में जाते हैं तो अवॉइड हो जाए, मतलब अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर वो कहता है कि आप इसमें कंक्लूड करिए जल्दी से परिवर्तन प्लीज। कर दे सकते हैं। तो आप किस बात के लिए एंटरटेन कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि DY चंद्रचूड़ ने, अदालत ने जाते जाते देश के अंदर इतना बड़ा जो तनाव पैदा हुआ है ज्ञानवापी से शुरू होकर के, उस तनाव का सेंटर पॉइंट इस दौर में, भले हम राजनीतिक कारणों से हो, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बार भी जो फैसला दिया है, वो कह रहा है कि मुकदमा चलेगा, वो एंटरटेन कर रहा, वो चंद्रचूड़ जी के ही काम को आगे बढ़ा रहा। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति, अभी जो राजनीति है, संघ भाजपा की जो राजनीति है, मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि अभी संघ भाजपा की राजनीति है वो अदालतों के माध्यम से, लोक अदालतों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के माध्यमों से वो देश में तनाव क्रिएट करने की कोशिश। मुझे नहीं लगता है मनीष शर्मा, मैं आपकी इस बात से नहीं सहमत हूं, ना चैनल सहमत है। ये आपका अपना विचार हो सकता है, और अदालतें क्यों ऐसा करेंगी, अदालतें क्यों किसी का हथियार बनेंगी, मुझे कतई ऐसा नहीं लगता है। मैं कार्यक्रम के अंतिम टिप्पणी के लिए सीधे अनीस अंसारी साहब के पास में जाऊंगा। अनीस अंसारी जी, मेरा जो सवाल मूल था वो स्किप कर गया, बस उसी सवाल के साथ मैं चाहूँगा कि इससे समाप्त करेंगे कि जो आयोग बनते हैं, न्यायिक आयोग, उनको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो आयोग बनाए जाते हैं उसमें पब्लिक भावना को ध्यान में रख के सरकारें काम करती हैं। जब डिमांड आती है कि गलती हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आयोग बनाए जाते हैं, और आयोग ज़्यादातर मामलों में निष्पक्ष होके, गैर जानिबदार होके काम करने की कोशिश करते हैं जी। मगर इसमें ट्रेजेडी ये है कि बहुत से मामलों में जो कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उसको सरकारें स्वीकार नहीं करती। वहाँ बॉम्बे में अयोध्या में दर्जनों जगहों पर आयोग बने हैं, और उनकी रिकमेंडेशन साफ साफ आई कि इसमें दंगा पूछ के कराया गया, लेकिन और उसमें नाम तक दिया था। जैसे मेरठ के मामले में नाम तक दिया गया है कौन कौन से पुलिस अफसर इसमें इन्वॉल्व थे,
लेकिन सरकारों ने उस पर कोई काम नहीं किया। इतने दिनों बाद उसको कॉग्निजेंस लिया कि तब तक बहुत लोग मर चुके थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन ही नहीं थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, जस्टिस एसआर सिंह साहब, बीडी नकवी साहब, तनु दीक्षित, रीना सिंह, प्रभात त्रिपाठी और मनीष शर्मा। आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सुना। अदालतों और उनको लेकर जो विचार लोगों के आए वो उनके अपने निजी विचार हैं, चैनल उनसे सहमत नहीं है, लेकिन ये देश है, लोकतंत्र है, सबको अपना विचार रखने का अधिकार है। मुझे लगता है कि ये जो मसला है पूरा, ये बहुत गंभीर मसला है, और अगर ये सिलसिला चला, हर मस्जिद के नीचे कोई धार्मिक अवशेष अगर हम खोजने लगे तो इस देश में बहुत मुश्किल आ जाएगी। बाज आना चाहिए। नमस्कार।